नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज आप लोगों को एक नए सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ये सब्जेक्ट हमारे मेडिकल प्रोफेशन, फार्मेसी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, नर्सिंग और कोई भी प्रोफेशन हो जो पैरा मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड है, वहाँ पे इसे पढ़ना है। ये सब्जेक्ट एक तरह से विंडो का काम करता है। यदि आपको इस सब्जेक्ट का नॉलेज है, उस कंडीशन में आप दूसरे सब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, बहुत आसानी से उसे स्टडी कर सकेंगे। यदि आपको इस सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उस कंडीशन में आप मेडिकल या पैरामेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। इस सब्जेक्ट में हम लोगों दो टॉपिक कवर कर रहे हैं। एक का नाम है एनाटॉमी और दूसरे का नाम है फिजियोलॉजी। दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बनाया गया जिसका नाम दिया गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब प्रश्न ये है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कंबाइन क्यों किया गया? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इन दोनों में क्या रिलेशंस हैं? इन दोनों के अंदर ठीक वही रिलेशन है जो रिलेशन एक ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स की होती हैं, या जो रिलेशन एक मूवी एंड थिएटर की होती है, या जो रिलेशन हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस की होती हैं। यदि सपोज करें कि हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री को आपस में रिलेट करें, वही रिलेशनशिप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की होगी। फॉर एग्जांपल कि हम किसी भी सिविलाइजेशंस के हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, हमें उस हिस्ट्री के बारे में कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा, उसका इंफॉर्मेशन तब हमारी क्लियर होंगी जब हमें उस सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी के बारे में भी मालूम हो। जैसे एग्जाम्पल लें ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन फॉरेस्ट से स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो फील्ड्स में आए। यदि हम जो ह्यूमन सिविलाइजेशंस फॉरेस्ट हैं, तो हमें उस हिस्ट्री के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन तभी मिल पाएगी जब हमें उस फॉरेस्ट की ज्योग्राफी मालूम हो। पर्सन या ह्यूमन बीइंग फॉरेस्ट से बाहर निकल के फील्ड्स के अंदर अपने आप को सिविलाइज्ड किया, और वो सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई वो सारी रिवर साइड्स पे डेवलप हुई। तो यदि हमें रिवर की ज्योग्राफी मालूम हो तो हम बहुत आसानी से वहाँ पे डेवलप हुए सिविलाइजेशंस के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह सपोज करें कि एक थिएटर है और उस थिएटर के अंदर कोई मूवी चल रही है, तो हम यहाँ पे जो थिएटर होंगी उस थिएटर को कहेंगे ये एनाटॉमी है, और जो मूवी चल रही है उस मूवी को कहेंगे ये फिजियोलॉजी है। जैसे हम यदि ज्योग्राफी हमें मालूम है, रिवर साइड्स की ज्योग्राफी हमें मालूम है, तो हम कहेंगे ये इसका एनाटॉमी है। और उस रिवर साइड्स पे जो जो डेवलपमेंट हो रही हैं, जिसे हम एज ए हिस्ट्री स्टडी करते हैं, तो हम कहेंगे ये हिस्ट्री जो है इट इज़ ए फिजियोलॉजी। अपने बॉडी का या अपने मकान का एग्जाम्पल लें। जिस मकान में आप रह रहे हैं वो मकान दीवार की बनी होंगी, ईंटों की बनी होंगी, कुछ कमरे होंगे, वॉशरूम होंगे, किचन होंगी, बेडरूम होंगे, ड्राइंग रूम होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे कमरे हैं। जब हम उन रूम के बारे में स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज़ द एनाटॉमी ऑफ द हाउस। और
उन कमरे के अंदर, उस रूम के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो जो वो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है दैट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ दैट रूम। जैसे सपोज करें किचन है, किचन की दीवार के बारे में मालूम है, स्लैब्स के बारे में मालूम है, फर्श के बारे में मालूम है, तो कहेंगे इट इज़ द एनाटॉमी ऑफ दैट किचन। लेकिन उस किचन के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, यदि हम उस एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे दैट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ दैट किचन। हम अपने बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और सारे ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एट्सेट्रा। अब हमें मालूम है, एग्जाम्पल लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो हमें मालूम है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्कल में पाया जाता है। तो जब हम उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तब हम कहेंगे इट इज़ एनाटॉमी, और उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा जो फंक्शंस परफॉर्म किया जा रहा है तब हम उस फंक्शंस को कहेंगे इट इज़ फिजियोलॉजी। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम एनाटॉमी स्टडी करेंगे हम जानेंगे लंग्स क्या है, नोज़ का क्या स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंट विंड पाइप हैं जिसके थ्रू एयर नोज़ से होते हुए लंग्स तक पहुंच रही हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है। जब हम इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे तब हम कहेंगे इट इज़ एनाटॉमी। और यदि इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा जो फंक्शंस परफॉर्म किया जा रहा है और जब हम उन फंक्शंस को स्टडी करेंगे तब हम कहेंगे इट इज़ फिजियोलॉजी। तो दीज आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और इसलिए हम लोग इन दोनों टॉपिक को एक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं जिसका नाम हम लोग देते हैं इट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पहला टॉपिक, इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर या पहला टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्कोप, इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब्जेक्ट के अंदर और कौन कौन सी सब डिविजन्स हैं और क्या क्या हम स्टडी करेंगे, उनके क्या टर्मिनोलॉजी हैं, उन सभी टर्मिनोलॉजी, उन सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, तब हम इसे कहेंगे इट इज़ द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लास स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले डेफिनेशन कि हमें एनाटॉमी को डिफ़ाइन करना है, तो हम उस एनाटॉमी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। हम इस डेफिनेशंस को अपने इस स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक एनाटॉमी का डेफिनेशन है, तो ये एनाटॉमी वर्ड दो वर्ड के मिलने से बना है। एक का नाम है एना और दूसरा वर्ड है दैट इज़ द टॉमी। यदि हम वर्ड एना यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा अपने ब्रेन पे स्ट्रेस दें, अपने CNS पे स्ट्रेस दें, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे स्ट्रेस दें और ये कोशिश करें जानने को क्या हम ये वर्ड पहले कभी सुने हैं एना। आप लोगों ने +2 किया हुआ है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा और वहाँ वर्ड है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वर्ड से वाकिफ़ होंगे एनाबॉलिज्म। यदि हम एनाबॉलिज्म को डिफ़ाइन करते हैं तो वो डेफिनेशन क्या होगा कि बिल्डिंग। एना का एक्चुअल में एना का मतलब क्या होता है? एना मीन्स बिल्डिंग या मीन्स अप, मीन्स कि एना का वर्ड का मतलब क्या हो गया? बिल्डिंग एंड अप। और बिल्डिंग मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चर। मीन्स कि जब भी हम वर्ड एना यूज कर रहे हैं
ये किससे रिलेटेड है? दैट इज़ द स्ट्रक्चर से। जैसे आप ऐना को रिलेट कर सकते हैं आईना से। आईना में क्या होता है कि आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से देख सकते हैं। बॉडी की जो भी फिगर्स हैं, आईज है, नोज़ है, आपका लिम्स हैं, हैंड है, उन सभी को आसानी से आप उस इमेज को देख सकते हैं। मीन्स आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। उसी आईना वर्ड की तरह एक वर्ड है ऐना। ऐना का मतलब क्या हो गया? बिल्डिंग और अप, मीन्स जो स्ट्रक्चर है उसका बिल्डिंग कैसा है। दूसरा वर्ड है दैट इज टॉमी। हमें लगता है ये टॉमी वर्ड भी आपने पहले कभी ज़रूर सुना होगा। जैसे बहुत से लोग होंगे, बहुत से पब्लिक होंगे, अपने डॉग्स का नाम टॉमी रखते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि उसका नाम, डॉग का नाम टॉमी क्यों रखा गया? एक्चुअल में टॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है? कटिंग। और डॉग्स के लिए किस बात के लिए फेमस है? ये काट सकते हैं। तो टॉमी मीन्स कटिंग और एना मीन्स अप, मीन्स स्ट्रक्चर, मीन्स बिल्डिंग। मीन्स वैसा सब्जेक्ट जहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तब हम उस सब्जेक्ट का नाम देते हैं इट इज़ द एनाटॉमी। अब जब वर्ड टॉमी आया, और टॉमी का मतलब क्या हम लोगों ने कहा? दैट इज़ द कटिंग। और जो कटिंग वर्ड है, इसके लिए एक और वर्ड आपने सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं डाइसेक्शन। डाइसेक्शन मतलब भी क्या होता है? कटिंग। कोई एनिमल है, उस एनिमल को हम कट कर रहे हैं, तो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ द डाइसेक्शन। तो अब एनाटॉमी का में टॉमी का मतलब हो गया कटिंग, और डाइसेक्शन का भी मतलब क्या हो गया? कटिंग। तो अब इस एनाटॉमी एंड डाइसेक्शन में क्या डिफरेंस है? एनाटॉमी क्या हो गया? इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ, इट इज़ स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप्स। जबकि डाइसेक्शन का मतलब क्या हो गया? इट इज़ ए आर्ट। यह एक कला है कि किस तरह से हम बॉडी के ऊपर कट लगा रहे हैं, कट परफॉर्म कर रहे हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे? इट इज़ द डाइसेक्शन। मीन्स दोनों का मीनिंग तो एक है, लेकिन दोनों का जो यूज़ है वो यूज़ क्या होगा? अलग अलग होगा। एनाटॉमी मतलब क्या हो गया? इट इज़ ए स्टडी ऑफ होल बॉडी स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल ऑर्गन्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द ईच अदर। आप स्लाइड पे देख रहे होंगे कि एनाटॉमी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहला डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बाय देयर सर्जिकल डाइसेक्शन। इसी को हम रिवाइज कर सकते हैं, दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि इट इज मीन्स एनाटॉमी। एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन एंड देयर रिलेशनशिप विद द ईच अदर। कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स के आपस में रिलेशनशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तब हम उस सब्जेक्ट का या उस ब्रांच का नाम देते हैं इट इज़ एनाटॉमी। अभी हमारी डेफिनेशन ये कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी, इसका मतलब क्या हुआ? पार्ट ऑफ एनाटॉमी, या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक वाइड टॉपिक है, जिसके अंदर हम बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफरेंट टाइप से, अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे, और हम जिस तरह से स्टडी कर रहे हैं उस तरह से उसके कारण हम एनाटॉमी को फिर डिफरेंट ब्रांच में सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारा दैट इज़ द ग्रॉस एनाटॉमी। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं इट इज़ ए ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ कि हमारे नेकेड आई से बॉडी जो विजिबल है, बॉडी का जो पार्ट विजिबल है, और उस पार्ट का जब हम स्टडी करेंगे तब हम उसे कहेंगे इट इज़ ए ग्रॉस
एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या हो गया कि बॉडी पार्ट्स विजिबल टू द नेकेड आई, तो उसका नाम दिया हम लोगों ने ग्रॉस एनाटॉमी। इसी ग्रॉस एनाटॉमी का एक हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया कि नेकेड आई से जो कुछ हमें दिख रहा है और हम उसका स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर का स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और ग्रॉस एनाटॉमी। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जब हम वर्ड यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मतलब क्या हुआ कि वैसा स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं है और उनके स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, तब हम उस एनाटॉमी का नाम देंगे इट इज ए माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, इसको फर्दर दो क्लास में, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक का नाम है साइटोलॉजी और दूसरे का नाम है हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ सेल्स, कि हम सेल्स का एनाटॉमिकल स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, तब हम उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट का या उस चैप्टर का नाम देंगे इट इज साइटोलॉजी। और जब हम किसी टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, तब उससे हम लोग कहेंगे इट इज हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि सेल्स किसे कहेंगे और टिश्यूज़ किसे कहेंगे, सेल्स क्या होती हैं या टिश्यूज़ क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं जानेंगे, क्योंकि यदि हम इसका स्टडी करने लगे तो हम अपने पॉइंट से भटक जाएंगे। इसलिए इन वर्ड्स को हम यहीं पे अभी रहने देते हैं। आगे हम लोग इंडिविजुअल चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग सेल्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और टिश्यूज़ के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे, और वहाँ पे हम जानेंगे कि किसे हम सेल्स कहते हैं और किसे हम टिश्यू कहते हैं। आज बस इतना ही जान ले कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है इट इज़ एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ द डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये दो वर्ड हम लोगों ने जान लिया, ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जो अगला वर्ड है दैट इज़ द डेवलपमेंटल एनाटॉमी। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं डेवलपमेंटल, इसका मतलब ही क्लियर हुआ कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उस बॉडी के स्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हो रही हैं और डेवलपमेंट होने से बॉडी के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रही हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती हैं, जैसे जैसे हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, वैसे वैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आती हैं, और हम उन डिफरेंट चेंजेस के बारे में हम जब स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर के चेंजेस के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, तब हम उसका नाम देंगे इट इज़ द डेवलपमेंटल एनाटॉमी। कि डेवलपमेंटल एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या हो गया कि इट इज़ द एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, कि ह्यूमन बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ में उसके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रही हैं, हम उन चेंजेस के बारे में जब जानकारी हासिल करते हैं, तब हम उसे कहते हैं इट इज़ डेवलपमेंटल एनाटॉमी। नेक्स्ट दो वर्ड हैं, पहले हम लोग जानते हैं एक नया वर्ड दैट इज़ द पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया दैट इज़ द पैथोलॉजिकल। ये जो वर्ड है पैथोलॉजिकल, ये वर्ड आया है पैथोलॉजी से। जैसे आपने सुना होगा कि ये पैथोलॉजिकल लैब है। आपने आपस में मार्केट में घूमते होंगे, मार्केट में जाते होंगे, डॉक्टर्स के पास विजिट करते होंगे, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि एक लैब होंगे और उस लैब का नाम दिया गया है पैथोलॉजिकल लैब।
जब हम पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रही हैं ड्यू टू डिजीज़, कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ हो गई और उस डिजीज़ से हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हुई, और वो जो चेंजेस हो रही हैं उस चेंजेस का जब हम स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे, तब हम उसे कहेंगे इट इज़ द पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी, सिस्टेमिक एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया कि ये वर्ड कहाँ से आया है, सिस्टम, और सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने पॉइंट से डाइवर्ट होता हूँ। पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। हमारे बॉडी सेल्स की बनी होती हैं, बहुत सारे सेल्स आपस से मिलकर एक ऑर्गन्स टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ आपस से मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस से मिलकर एक सिस्टम को फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे सिस्टम्स आपस से मिलकर ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तब यहाँ पे हम लोग जब वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम है, जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइज़, ईयर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जब हम इन सिस्टम्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तब उसे हम कहेंगे इट इज़ ए सिस्टेमिक एनाटॉमी। तो अभी तक हम लोगों ने एनाटॉमी का जो डिवीज़न है उसमें कुछ पॉइंट्स को स्टडी किया, दैट इज़ द ग्रॉस एनाटॉमी, ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, नेक्स्ट इज़ द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, नेक्स्ट इज़ द डेवलपमेंटल एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी एंड सिस्टेमिक एनाटॉमी। इन वर्ड्स के अलावा थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरीके से इस डिवीज़न को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करें कि हम किसी भी पर्सन के बॉडी के एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे तो वो बॉडी दो तरह की हो सकती हैं, एक डेड बॉडी और दूसरा लिविंग बॉडी। यूजुअली जब हम डेड बॉडी के स्टडी कर रहे होते हैं, डेड बॉडी के एनाटॉमी को स्टडी कर रहे होते हैं, तब उसके लिए जो वर्ड है वो वर्ड हमारा है दैट इज़ कॉल्ड कैडेवरिक एनाटॉमी, CADVERIC, कैडेवरिक एनाटॉमी। मीन्स जब हम डेड बॉडी के एनाटॉमी का, डेड बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे तब उसे हम कहेंगे इट इज़ द कैडेवरिक एनाटॉमी। और जब हम लिविंग बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे, वो जो स्टडी का तरीका होगा वो तरीका दो तरह का हो सकता है। हम लोग एक का नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड सरफेस एनाटॉमी एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड रीजनल एनाटॉमी। दोनों का मतलब समझ रहे होंगे, एक का नाम दिया गया सरफेस एनाटॉमी और दूसरे का नाम दिया गया रीजनल एनाटॉमी। जब हम वर्ड सरफेस एनाटॉमी यूज़ कर रहे हैं, इस सरफेस एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ कि हमारे नेकेड आई से बॉडी के सरफेस का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का हम स्टडी कर रहे हैं, तब हम उसे कहेंगे इट इज़ ए सरफेस एनाटॉमी। या मान ले कि हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ऑर्गन है और ऑर्गन के जो आउटर लुक है उस आउटर लुक के बारे में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तब हम उसे कहते हैं इट इज़ ए सरफेस एनाटॉमी। दूसरा जो वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया कि बॉडी का कोई एक ख़ास रीजन है। यदि हम रीजन को कहें तो हम बॉडी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे जो ऊपर का पार्ट है उसका हम नाम देंगे इट इज़ हेड। उसके बाद पार्ट हो गया दैट इज़ द
ट्रंक और तीसरा पार्ट हो गया दैट इज द लेग्स। हेड, ट्रंक एंड लेग्स। जो हेड है, ट्रंक है और लेग्स है, इसके साथ साथ दो और पार्ट होंगे। जैसे हमारे दो बाजुएं हो गई तो कहेंगे अपर आर्म्स, और दूसरा हमारा हो गया दो पैर हैं तो कहेंगे दीज आर द लेग्स। तो इस तरह से हम बॉडी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब सपोज करें कि कोई ऑर्गन है, उस ऑर्गन का स्टडी करना है और उसे हम किस में स्टडी करेंगे, तो इन रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया कि हमारे मान लीजिए हार्ट का हम स्टडी कर रहे हैं, तो हार्ट कहाँ पे हमारे है, हार्ट हमारे थोरैक्स में है। या हम स्टमक के एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं और स्टमक कहाँ पे है, तो इन द एब्डोमेन है। तो जब हम उस एब्डोमेन, उस रीजन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे तब हम उसे नाम देंगे इट इज़ ए रीजनल एनाटॉमी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा कि सरफेस एनाटॉमी क्या होता है और रीजनल एनाटॉमी क्या होता है। इनके अलावा एक और वर्ड है, उसे हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। जब हम वर्ड यूज़ करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी, इस क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया कि जो इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अप्लाइड एनाटॉमी। मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर का स्टडी करने के बाद हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज कर पाएँ, तब हम उस एनाटॉमी का नाम देंगे इट इज़ ए क्लिनिकल एनाटॉमी और अप्लाइड एनाटॉमी। जैसे सपोज करें कि हमें जुकाम हो गया है, जुकाम हो गया मीन्स वायरल फीवर हो गई है, उसमें क्या होगा कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब हमारे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो हमें मालूम है और डिजीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर में चेंज आया वो हमें मालूम है। तो हम उस चेंज ऑफ स्ट्रक्चर से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन के बॉडी में कौन सा डिजीज है। मीन्स कि वैसा एनाटॉमिकल स्टडी जिस एनाटॉमिकल स्टडी से हमारे बॉडी को हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने में हेल्प करें, तब हम उस एनाटॉमी का नाम देंगे इट इज़ द क्लिनिकल एनाटॉमी। तो दीज आर द सब डिवीज़न या दीज आर द डिवीज़न ऑफ द एनाटॉमी। अब हम लोगों ने ये जान लिया कि हमारे जो एनाटॉमी है वो एनाटॉमी के कितने डिवीजन्स होंगे। अब हम लोग एक नए टॉपिक पे आ रहे हैं, इसी स्कोप ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है और एनाटॉमी के कितने डिवीज़न हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे टर्म्स ऑफ एनाटॉमी। मीन्स कि जब हम बॉडी के एनाटॉमी का स्टडी कर रहे होंगे उस समय हम कुछ टेक्निकल, कुछ मेडिकल टर्म्स यूज़ करेंगे। जो मेडिकल टर्म्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है न मिले, लेकिन हमें इन टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और जब हमें इन टर्म्स के बारे में नॉलेज होगा तभी हम जो भी हम लोगों ने स्टडी किया रीजनल एनाटॉमी या सरफेस एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी, तो उसके बारे में हम अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब हम इन सभी टर्म्स के से फेमिलियर हो जाएंगे। सबसे पहला हो गया एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो वो ह्यूमन बॉडी किस पोजीशन में है। क्या वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, क्या वो सिटिंग पोजीशन में है, क्या वो स्लीपिंग पोजीशन में है। तो उनके पोजीशन के अनुसार जब हम उसे स्टडी करेंगे तो उस समय कहेंगे दीज आर द एनाटॉमिकल पोजीशन। इससे यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें एनाटॉमिकल पोजीशन को, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी पोस्चर और बॉडी पार्ट्स रिलेशनशिप विद द ईच अदर, कि बॉडी का क्या पोस्चर है या जो बॉडी है वो जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन पार्ट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। और जब हम इसका स्टडी करेंगे तो उससे क्या कहेंगे इट इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन।
मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पोस्चर वर्ड है, इस पोस्चर वर्ड के बारे में आपको मालूम होना होगा कि पोस्चर का मतलब क्या होता है। अब जब हम स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे तो जो बॉडी है वो बॉडी जब इरेक्ट कंडीशन में होंगी तब हम कहेंगे इट इज़ द स्टैंडर्ड पोजीशन। मीन्स कि यदि किसी भी पर्सन का, किसी भी बॉडी का एनाटॉमिकल स्टडी करना है तो जो सबसे बेस्ट पोजीशन क्या होगा, दैट इज़ द इरेक्ट पोजीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इरेक्ट पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि दैट इज़ द स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कि ह्यूमन बॉडी का जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसे हम लोग कहेंगे इट इज़ द इरेक्ट पोजीशन। इरेक्ट पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी बॉडी है वो बॉडी जो आर्म है, या आर्म पर देखें, आर्म क्या हो गया, आर्म इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मीन्स कि जो ये आर्म है ये आर्म हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, सामने की तरफ है। पाम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो पाम हमारी है ये पाम क्या है हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब कि जो पर्सन इस बॉडी को व्यू कर रहा है उसकी तरफ वो है तो उसे कहेंगे इट इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो लेग्स हैं वो लेग्स जो होंगी वो लेग्स स्ट्रेट कंडीशन में होंगी, और ये जो लेग्स होंगी ये लेग्स स्लाइटली अपार्ट होंगी। स्लाइटली अपार्ट मतलब कि लेग से एक दूसरे से अलग पोजीशन में रहेंगी, एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं रहेंगी। तब हम इस पोजीशन कहते हैं इट इज़ द बॉडीज इरेक्ट पोजीशन, और इस पोजीशन को हम कहा जाता है इट इज़ द स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। अब यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर दो वर्ड देख रहे हैं, क्रैनियल एक जगह लिखा हुआ है दैट इज़ द क्रैनियल एंड, और दूसरी जगह लिखा हुआ है दैट इज़ द कॉर्डल एंड। ये क्रैनियल एंड और कॉर्डल एंड क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। अब देखिए जो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है सुपीरियर इन्फेरियर, दूसरा वर्ड है मेडियल लैटरल। यहाँ पे हम लोग दो वर्ड स्टडी कर रहे हैं, एक का नाम क्या हो गया सुपीरियर इन्फेरियर, और दूसरा का नाम क्या हो गया दैट इज़ द मेडियल एंड लैटरल। सुपीरियर इन्फेरियर नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो सुपीरियर जो ऊपर की तरफ है उसे कहेंगे सुपीरियर पोजीशन, और जो नीचे की तरफ है उसे हम क्या कहेंगे इट इज़ द इन्फेरियर पोजीशन। मीन्स ह्यूमन बॉडी इरेक्ट कंडीशन में है, तो हेड की तरफ का जो पोर्शन होगा उसका नाम दिया जाएगा इट इज़ द सुपीरियर पोजीशन, और जो लेग की तरफ पोजीशन होगा उसका हम लोग नाम क्या देंगे इट इज़ ए इन्फेरियर पोजीशन। दिस इज़ द इन्फेरियर पोजीशन। मीन्स हम लोगों ने दो वर्ड जाना कि सुपीरियर इन्फेरियर, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया, दूसरा मीनिंग कि अबव एंड बिलो, और उसका मतलब क्या हो गया कि जो हेड है हेड इज़ द सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो फिट है फिट इज़ द इन्फेरियर पार्ट ऑफ बॉडी। हम लोगों ने क्या जाना कि सुपीरियर एंड इन्फेरियर क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेडियल एंड लैटरल। जब हम वर्ड लैटरल यूज कर रहे हैं, हमें लगता है हमें सभी को मालूम है लैटरल का मतलब क्या हो गया साइड ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी का जो साइड है जहाँ पे आप हैंड को देख रहे हैं, आर्म्स को देख रहे हैं, वो जो साइड है दैट इज़ द लैटरल। और जो मेडियल का मतलब क्या हो गया, जो बीच वाला पोजीशन है मिडिल ऑफ द बॉडी दैट इज़ कॉल्ड द मेडियल। मीन दो वर्ड हो गया मेडियल एंड लैटरल। अब देखिए ये जो फिगर है, ये जो ह्यूमन बॉडी आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन बॉडी लैटरल पोजीशन में है। लैटरल पोजीशन मतलब कि इस बॉडी का आप साइड व्यू देख रहे हैं, इसकी जो साइड से जो जैसा दिखाई दे रहा है बॉडी, वो व्यू हमारे सामने आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे इट इज़ द लैटरल पोजीशन। यहाँ पे दो वर्ड और लिखा हुआ है, एक का नाम है एंटेरियर वेंट्रल और दूसरा का नाम है पोस्टेरियर और डॉर्सल। मीन्स कि जब हम व्यू कर रहे हैं और हमारे सामने जो बॉडी दिखाई दे रही है, जहाँ पे पर्सन का ह्यूमन बॉडी का नेक, लिप्स, थॉरेक्स, एब्डोमेन सारी कुछ दिखाई दे रही हैं, वो जो पोर्शन है उसे हम लोग कहते हैं इट इज़ द एंटेरियर
पोर्शन और इट इज अ वेंट्रल पोर्शन। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, एंटीरियर एंड वेंट्रल मीन्स कि जो व्यूअर को दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर, और जो बैक साइड है दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर मीन्स बॉडी का जो बैक साइड हो, जो फ्रंट साइड हो गया दैट इज द एंटीरियर या कहेंगे वेंट्रल, और जो बैक साइड है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर और डॉर्सल। तो ये दो टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने समझा कि सुपेरियर क्या होता है, इन्फेरियर क्या होता है, मेडियल क्या होता है और लैटरल क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि यहाँ पे हमने वर्ड लिखा क्रैनियल, क्रैनियल का मतलब क्या हुआ ये, और यहाँ पे हम उसी चीज़ को क्या दिखा रहे हैं, इट इज सुपीरियर। तो दोनों में क्या फ़र्क है, किससे हम कहेंगे सुपीरियर है और किससे हम कहेंगे क्रैनियल है। जब हम हेड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल हेड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हेड का जो सुपीरियर पोजिशन है, जो अपर पोजिशन है, उसका हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज़ द क्रैनियल एंड ऑफ द स्कल, और हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो क्रैनियल एंड ऑफ द बॉडी। और जब हम पूरे बॉडी की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इट इज द हेड इज द सुपीरियर एंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसके बाद डॉर्सल और वेंट्रल हम लोगों ने जान लिया कि जो एंटेरियर है उसका हम लोग नाम देंगे वेंट्रल, और जो पोस्टेरियर है जो पीछे है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डॉर्सल। क्लियर लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर। वेंट्रल मीन्स साइड ऑफ बॉडी फेसिंग व्यूअर, और डॉर्सल मीन्स क्या हो गया कि बैक साइड ऑफ द बॉडी या ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे देखिए ये वर्ड डिफाइन किया हुआ है दैट इज क्रैनियल एंड कॉर्डल। तो एरिया क्लोजर टू हेड, कि हेड्स के नज़दीक जो एरिया होगा उसका हम नाम देंगे इट इज़ क्रैनियल, एंड एरिया क्लोजर टू टेल, कि जो टेल के नज़दीक वर्ड होगा उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट इज़ द कॉर्डल। यहाँ पे आप डायग्राम से फिर देखिए कि जो हेड के पास है दैट इज़ क्रैनियल, और जो टेल के पास है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्डल। मीन्स कि जो हमारी थॉरेक्स है, हमारी जो ट्रंक है, इस ट्रंक के अंदर, इस ट्रंक के जो एंड वाली जो पोर्शन है, उस एंड वाली पोर्शन को, सबसे जो नीचे वाले पोर्शन है उस पोर्शन को नाम देंगे इट इज़ द कॉर्डल। तो आपने जान लिया हम लोगों ने दो वर्ड कि क्रैनियल क्या होता है और कॉर्डल क्या होता है। ठीक इस तरह से और वर्ड है दैट इज कॉल्ड रोस्टल कॉर्डल, या दूसरा वर्ड है दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। रोस्टल का मतलब क्या हो गया कि एरिया नियर टू फ्रंट लोब। अब फ्रंट लोब क्या होता है ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको रहने देते हैं कि रोस्टल का मतलब क्या होगा, और कॉर्डल का मतलब क्या हो गया कि स्कल एनाटॉमी को डिस्कस। जब हम लोग स्कल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं रोस्टल एंड कॉर्डल। इस वर्ड को भी रहने देते हैं। जब हम लोग स्कल स्टडी करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टडी करेंगे, बोन के बारे में स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर ये वर्ड आपको क्लियर हो पाएगा कि रोस्टल किसे कहेंगे और कॉर्डल किसे कहेंगे। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। अब नाम से क्लियर है, डिस्टल का मतलब क्या हो गया, दूर का, और प्रॉक्सिमल का मतलब क्या हो गया, नज़दीक का। अब हम डायग्राम में सपोज करें कि हमारे पास ये अपर आर्म है, अपर लिम्ब है। अपर लिम्ब का वो पार्ट जो हमारे ट्रंक से अटैच्ड है, तो उसे तो हम लोग कहेंगे इट इज़ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब। और जो हमारे हैंड की तरफ, फिंगर की तरफ है, उसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ द डिस्टल पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब। इस अपर लिम्ब का एक और नाम होता है जिसे क्या नाम दे रहे हैं, इट इज़ द अपर एक्सट्रीमिटीज़। अपर एक्सट्रीमिटीज़ क्या होता है हम लोग आगे डिटेल स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लें कि जो हम हैंड यहाँ पे देख रहे हैं, जो अपर आर्म हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसका एक और नाम होता है दैट इज़ कॉल्ड द अपर एक्सट्रीमिटीज़। तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ का वो पार्ट जो ट्रंक से अटैच्ड है, उस पार्ट को हम लोग, ये पार्ट हमारी ट्रंक से अटैच्ड है, इसे हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रॉक्सिमल, और जो पार्ट हमारी हैंड से अटैच्ड है उसको हम वर्ड यूज़ करेंगे इट इज़ डिस्टल। तो हम लोगों ने ये दो वर्ड जाना कि किससे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल और किससे हम कहेंगे डिस्टल। कि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है कि प्रॉक्सिमल का मतलब क्या हो गया, नियर ज्वाइनिंग पॉइंट विद द बॉडी, और डिस्टल का मतलब क्या हो गया, लिम्ब नियर फिंगर। की जो अपर लिम्ब है वो फिंगर के पास जो एरिया है उस एरिया को हम कहेंगे इट इज़ द डिस्टल पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब। अब हम लोगों ने जितने वर्ड स्टडी किया उन सारे वर्ड्स को इस डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं।
हमें मालूम हो गया इन्फेरियर मीन्स बॉडी का जो लोएस्ट पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज़ इन्फेरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और जो अपर पार्ट है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज़ द सुपेरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इस सुपेरियर पार्ट ऑफ, जब स्कल की हम बात करेंगे तो इसका हम लोग सुपेरियर के साथ साथ एक और नाम देंगे, दैट इज़ कॉल्ड द क्रैनियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारा थॉरेक्स है, हम सभी को मालूम है थॉरेक्स क्या होता है। ये हमारा जो थॉरेक्स वाला पोर्शन है उसे कहेंगे इट इज़ द एंटेरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और इट इज़ कॉल्ड द वेंट्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एब्डोमेन क्या होता है, हम सभी को मालूम है कि ये एब्डोमेन है। उसके बाद हमारी ये प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये हमारा डिस्टल पार्ट है। और इसके अलावा हम लोग ये कॉर्डल, जो ट्रंक का जो लास्ट पार्ट है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया, दैट इज़ द कॉर्डल। और यहाँ जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, इट इज़ द मीडियल लाइन। मीडियल लाइन का मतलब क्या हो गया कि वैसा लाइन जो लाइन हमारे बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, तब हम उस बॉडी को कहेंगे इट इज़ द मीडियल लाइन ऑफ द बॉडी। तो दीज आर द टर्म्स दैट इज़ यूज्ड इन द एनाटॉमी टॉपिक। मीन्स अब हम लोगों ने दो चीज़ें स्टडी कर ली। एक का हम लोगों ने नाम दिया दैट इज़ द एक हम लोगों ने नाम दिया दैट इज़ द डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी, और दूसरे को हम लोगों ने नाम दिया दैट इज़ द हम लोगों ने क्या नाम दिया कि डिवीज़न ऑफ द एनाटॉमी, और दूसरा उन्होंने स्टडी किया दैट इज़ द टर्म्स ऑफ द एनाटॉमी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द प्लेन्स ऑफ द बॉडी। कि जो बॉडी है उस बॉडी को हम कितने प्लेन, मतलब कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। हम सभी को मालूम है, दो वर्ड तो हम सभी जानते हैं, एक को कहते हैं राइट हैंड साइड और दूसरा लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स बॉडी को जो मेडियल पार्ट से हम डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट होगा जिसे हम लोग कहेंगे इट इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और दूसरा होगा उसे हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो चलिए हम लोग इसी को अपने इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ वर्ड सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन मतलब क्या हुआ कि वैसा प्लेन जो प्लेन हमारे बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है उससे हम लोग कहेंगे इट इज़ द सजाइटल प्लेन। इसके बारे में हम लोग जो वहाँ टर्म में यूज़ किया था, वहाँ टर्म क्या था, मेडियल टर्म। लेकिन अब हम जब प्लेन की बात करेंगे तो उसके लिए जो वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड द सजाइटल प्लेन, जो हमारे बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जो राइट पोर्शन होगा उसे कहेंगे राइट सजाइटल प्लेन, और जो लेफ्ट पोर्शन होगा उसे कहेंगे इट इज़ द लेफ्ट सजाइटल प्लेन। ये हमारी प्लेन होगी। दूसरा पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन का मतलब क्या हो गया कि वैसा प्लेन जो हमारे बॉडी को लैटरल पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आगे वाले को कहेंगे इट इज़ द वेंट्रल पार्ट, और पीछे वाले क्या कहेंगे इट इज़ द डॉर्सल पार्ट। तो वो लाइन, वो प्लेन, जो प्लेन हमारे बॉडी को दो अलग अलग पार्ट, वेंट्रल पार्ट एंड डॉर्सल पार्ट या एंटेरियर पार्ट एंड पोस्टेरियर पार्ट में डिवाइड करता है, उस प्लेन का लोग नाम देते हैं इट इज़ द कोरोनल प्लेन। इसके अलावा एक वर्ड है दैट इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन मतलब क्या हुआ कि वैसा लाइन जो हमारे अर्थ के हॉरिजॉन्टल है और वो लाइन हमारे बॉडी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तब हम उस लाइन को क्या नाम देंगे, इट इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन। मीन्स ट्रांसवर्स प्लेन क्या हो गया कि इट रन्स पैरेलल टू द अर्थ, और ये हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अपर वाला जो पार्ट होगा उसे कहेंगे क्रैनियल एंड, और जो लोअर वाला पार्ट होगा उसे हम कहेंगे इट इज़ द कॉर्डल एंड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद होगा क्रैनियल एंड किसे कहते थे और कॉर्डल एंड किसे कहते थे। इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट प्लेन्स के बारे में स्टडी कर लिया कि प्लेन्स क्या क्या हमारी हैं। सजाइटल प्लेन है, जो प्लेन हमारे बॉडी को लॉन्गिट्यूडिनली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। एक पार्ट को हम कहेंगे राइट सजाइटल प्लेन
और दूसरे को हम लोग कहेंगे लेफ्ट सजाइटल प्लेन। दूसरा हो गया कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन मतलब कि वैसा लाइन जो लाइन लैटरल पोजीशन में हमारे बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो जो एंटेरियर पार्ट होगा उसे कहेंगे वेंट्रल और जो पोस्टेरियर पार्ट होगा उसे कहेंगे डोर्सल। और लास्ट हो गया हमारा दैट इज द ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब क्या हो गया कि ये प्लेन ग्राउंड के अर्थ के पैरेलल चलती हैं और ये प्लेन भी हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। अपर वाले पार्ट का नाम देंगे क्रैनियल एंड और जो लोअर वाली पार्ट होंगी उसका नाम देंगे इट इज़ द काउडल एंड। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि बहुत कौन कौन से टर्म्स हैं और कौन कौन से डिवीज़न हैं एनाटॉमी के अंदर। अब इसके अलावा लास्ट पॉइंट बच गया कि टर्म्स टू स्टडी इन एनाटॉमी। अब हमें मालूम है कि हमारी जो ये एनाटॉमी सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें मालूम हो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा और डिजीज्ड ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को कैसे स्टडी करेंगे? एक तो हो गया कि हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ द बाय यूजिंग आवर आइज और दूसरा हो गया दैट इज़ बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हो सकते हैं जो फिजिशियंस यूज़ करते हैं to understand the structure of the body, structure of the organ और structure of the part of the human body। वो टेक्निक्स क्या क्या है? 3-4 टेक्निक्स हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप पेशेंस लूज़ कर रहे होंगे, बस थोड़ी देर और इंतज़ार कीजिए और हमारा ये क्लास से आज से ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग जानेंगे वो टर्म्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड पल्पिटेशन। पल्पिटेशन लिखा हुआ है, एक्चुअल वर्ड क्या है? पल्पिटेशन। पल्पिटेशन का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे आप देखते हुए कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपके एब्डोमेन एरिया को चेक कर रहे होते हैं तो अपने फिंगर्स को वहाँ पे रखकर कुछ महसूस करते हैं कि वहाँ पे स्वेलिंग है या नहीं है, या आपके रिस्ट पे रखकर वो महसूस करते हैं कि जो पल्स रेट है वो पल्स रेट कितनी है। मीन्स है कि डॉक्टर्स या फिजिशियन अपने हैंड्स को यूज़ करके जो फील करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में और उस फीलिंग से जो डायग्नोसिस करते हैं तो वो जो फीलिंग है उस फीलिंग के प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे इट इज़ द पल्पिटेशन। दूसरा वर्ड है एस्क्यूलेटेशन। एस्क्यूलेटेशन का मतलब क्या होगा? आप देखते होंगे डॉक्टर स्टेथोस्कोप, जिसे हम हिंदी में आला भी कहते हैं, ये आला या स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज़ करते हैं और इसके द्वारा जो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की साउंड्स हैं उन साउंड्स को वो सुनने की कोशिश करते हैं और उस साउंड्स के आधार पे वो डिसाइड करते हैं कि बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं। तो जब हम बॉडी के स्ट्रक्चर के चेंजेस को महसूस करने के लिए, समझने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे, तब हम उस मेथड को क्या नाम देंगे? इट इज द एस्क्यूलेटेशन। दैट इज द लिसनिंग बॉडी नॉर्मल एंड नेचुरल साउंड। एग्जांपल, हार्ट का साउंड सुन रहे हैं या लंग्स, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में यदि हमारे जुकाम हो तो हमारे सांस में घर घर की आवाज़ आती है, वो आवाज़ आसानी से डॉक्टर इस स्टेथोस्कोप के थोड़ा सुन सकती हैं और उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर स्वेलिंग है जिसके चलते ये साउंड डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड परक्यूशन। परक्यूशन का मतलब क्या हो गया कि सपोज करें कि हमारी बॉडी में एबनॉर्मली कहीं फ्लूइड जमा हो गया या हमारे बॉडी के अंदर कोई एयर पॉकेट बन गई, वो फ्लूइड इकट्ठा हो गया या वो जो एयर पॉकेट बन गया, डॉक्टर्स टैपिंग के द्वारा एक साउंड देखते हैं और उस साउंड से वो पता लगाते हैं कि वहाँ पे कोई फ्लूइड इकट्ठा है, उस स्ट्रक्चर में फ्लूइड है या नहीं है, एयर पॉकेट बना है या नहीं है। तो वो जो मेथड होगा उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड परक्यूशन। तो इस तरह से हम लोगों ने आज अभी तक ये स्टडी किया कि एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी के कितने डिविजन्स हैं,
हमारी बॉडी की क्या प्लेन्स हैं, प्लेन्स ऑफ द बॉडी, और कुछ टर्म्स जो टर्म्स डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टू डायग्नोज द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीका है, जैसे इसे कहेंगे इमेजिनेशन एनाटॉमी या रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। मीन्स एक्सरे के द्वारा हम किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, तब उसे कहेंगे इट इज़ द रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। या हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा बॉडी किसी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं या बॉडी का हम स्कैनिंग कर रहे हैं, तो ये जो सारी एनाटॉमी है दैट ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेडियोलॉजी एनाटॉमी। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया कि एनाटॉमी क्या होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसी सब्जेक्ट का, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब ये जो फिजियोलॉजी है दो वर्ड के मिलने से बना है, जिसे हम कहते हैं फाइसिस और दूसरा हम लोग कहते हैं लॉगोस। फाइसिस मीन्स नेचर, जैसे हम लोग फिजिक्स वर्ड यूज़ करते हैं, फिजिक्स वर्ड भी इसी फाइसिस वर्ड से बना है और फिजियोलॉजी वर्ड भी इसी फाइसिस वर्ड से बना है। और इस फाइसिस का मतलब क्या होता है, नेचर, और दूसरा क्या हमारा है, दैट इज़ द लॉगोस मीन्स स्टडी, कि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रही हैं, नेचुरल फंक्शंस हो रही हैं, नेचुरल प्रोसेसेस हो रही हैं, उन फंक्शंस या उन प्रोसेसेस का जब हम स्टडी करते हैं तब हम उसे कहते हैं इट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और यदि सपोज करो कि हम वो स्टडी कर रहे हैं जिस स्टडी के से हमें किसी डिजीज़ का पता चल रहा है, मीन्स हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ हो गई और डिजीज़ होने के बाद हमारे बॉडी का जो प्रोसेस है, बॉडी का जो फंक्शंस है, ऑर्गन का जो फंक्शन है, उस फंक्शन में किसी तरह का कोई चेंज आ गया, तब हम उस स्टडी का नाम देंगे इट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी। मीन्स कि वहाँ पे हम जो प्रोसेस है, जो फंक्शंस ऑर्गन का वो चेंज हो रहा है, किसके चलते, तो ड्यू टू एनी डिजीज, और हम वहाँ जब फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे तो उसका नाम देंगे इट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी। उसी तरह से वर्ड है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, जेनेसिस, और वर्ड क्या है, पैथो, मीन्स हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में और उसके फंक्शन में कोई चेंजेस डेवलप हो रही हैं, और वो जो चेंजेस डेवलप हो रही हैं उसका जब हम स्टडी करते हैं, उस डिजीज़ कंडीशन का स्टडी करते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज़ ए पैथोजेनेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी पर्सन को ट्यूबरक्यूलोसिस हो गई, उससे क्या होगा, उनका लंग्स डैमेज होगा, तो लंग्स जो होगा वो डैमेज होता जा रहा है। जिस रेट से उनका लंग्स की डैमेज होने की प्रोसेस बढ़ रही है, उसका एक्सटेंट बढ़ता जा रहा है, और जब हम उस एक्सटेंट का स्टडी कर रहे हैं, उसके रीजन का स्टडी कर रहे हैं, तब उसे हम क्या नाम देंगे, इट इज़ द पैथोजेनेसिस। अब जो ये हमारी पैथोलॉजी है, जैसे हम लोगों ने एनाटॉमी का डिफरेंट डिवीज़न हुआ, ठीक उसी तरह से पैथोलॉजी का भी अपना अलग डिवीज़न होगा, जिसे कहेंगे डिवीज़न ऑफ पैथोलॉजी। इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे होम्योस्टेसिस, एटियोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हम लोग तीन ही वर्ड्स जानेंगे जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दैट इज़ द होम्योस्टेसिस, एटियोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। देखिए, सबसे पहला वर्ड है होम्योस्टेसिस। ये जो होम्योस्टेसिस वर्ड है बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। इंटरेस्टिंग वर्ड क्यों है, जैसे आप महसूस करते होंगे कि आपको फीवर हो गया, और आपको जब फीवर हुआ तो उस कंडीशन में आपने कोई मेडिसिन्स खाया, मेडिसिन्स लेने के बाद आपके बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, आपका जो बॉडी है बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। आपने कभी सोचा कि वो पसीना क्यों आ रहा है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, चाहे वो ठंड के मौसम में हम रहें या सर्दी के मौसम में रहें, हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि वो नॉर्मल कंडीशन क्यों रह रहा है, किस कारण से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स है? हमें मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम फिक्स है। यदि उसके ब्लड का वॉल्यूम उससे ज़्यादा होगा
या कम होगा तो हम डिजीज हो जाएंगी। मीन्स से हमारी बॉडी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि ब्लड का जो वॉल्यूम फिक्स है, चाहे हम कितना भी पानी पिए वो ब्लड का वॉल्यूम उतना फिक्स रहेगा। ये जो हमारी बॉडी की एबिलिटी है कि टू मेंटेन कंडीशंस ऑफ द बॉडी irrespective of the any changes in the environment, कि हमारे हैबिट में कोई चेंजेज आ रहा हो, हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंजेज आ रहा हो, लेकिन बॉडी जो होगा अपने कंडीशंस को फिक्स रखेगा, अपने कंडीशंस को मेंटेन रखेगा, टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन रखेगा, हार्ट बीट है वो कांस्टेंट रहेंगी, आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कांस्टेंट रहेंगी। तो ये जो सारी जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर फिक्स होती हैं, वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का हम नाम देते हैं इट इज़ द होम्योस्टेसिस। अब देखिए डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है होम्योस्टेसिस का, कि एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट irrespective of any changes in the external environment of the body। और ये जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एटियोलॉजी। ये जो एटियोलॉजी है इसका दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। कहीं किसी बुक में आप पाएंगे कि इट इज AETIOLOGY और किसी बुक में आप पाएंगे वहाँ पे ए साइलेंट रहेगा, ETIOLOGY। दोनों स्पेलिंग ही करेक्ट है। तो एटियोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज हुआ और उस डिजीज क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उस कारण का जब हम स्टडी करते हैं, उस कारण का हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तब हम उसे कहते हैं इट इज़ द एटियोलॉजी। और लास्ट हमारा है दैट इज़ द हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी नाम से ही क्लियर है, हिस्टो हम लोग पहले जान चुके हैं कि हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इट इज़ हिस्टोलॉजी। और जब हम उस टिश्यू के अंदर कोई डिजीज़ हो गई और उस डिजीज़ का हम स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, तब हम उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का या उस चैप्टर का नाम देंगे इट इज़ द हिस्टोपैथोलॉजी। इस तरह से हम लोगों ने ये जाना, बहुत सारे डिवीज़न है लेकिन मेनली ये 3 डिवीज़न है, उन 3 डिवीज़न के बारे में जाना। अब जैसे मान लीजिए कि हम जैसे डायग्राम देखिए हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे बॉडी के एक टिश्यूज़ का है। अब हम माइक्रोस्कोप से इन टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। जब हम टिश्यू स्टडी करेंगे तब हम जानेंगे डिटेल की क्या होता है। लेकिन ये क्या है कि नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यू का माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर यदि कोई चेंजेज आ रही है किसी डिजीज़ के चलते, तब उसे हम लोग क्या नाम देंगे इट इज़ द हिस्टोपैथोलॉजी। होम्योस्टेसिस का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमारे बॉडी के टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो ब्लड वेसल्स होंगी वो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, हमारे बॉडी के अंदर स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा, हमारे बॉडी में स्वेटिंग नहीं होगा। आपने कभी ये महसूस किया कि जब आपको ठंड लगती है, जब आप किसी ठंड के एनवायरनमेंट में, ठंडे क्लाइमेट में जा रहे होते हैं, उस समय आपके पैरों में शिवरिंग हो रही होती है या आपके बॉडी में शिवरिंग हो रही होती है। शिवरिंग मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है मसल्स के अंदर। ये शिवरिंग क्यों होती हैं? उसका मेन पर्पस होता है कि शिवरिंग के द्वारा मसल्स हीट जनरेट करता है ताकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर नॉर्मल रहे और जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो उसको अफेक्ट ना करे। मीन्स क्या हुआ कि यदि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया किसी भी कारण से, तो हमारी जो बॉडी का जो ब्लड वेसल्स होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, किसी तरह का कोई स्वेटिंग नहीं होगा और बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाएंगी ताकि शिवरिंग के द्वारा हीट जनरेट हो और हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज करें कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया,
उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो ब्लड, देखते होंगे आप कि किसी को बुखार लगा तो उसका जो फेस होता है वो रेड कलर का हो जाता है। मीन्स उनका जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो गया। मीन्स ब्लड अब क्या कर रहा है कि इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को स्किन तक ला रहा है और स्किन से फिर वो टेम्परेचर का लूज होकर वो टेम्परेचर जो हीट है वो हीट एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है। दैट इज़ द लॉस ऑफ हीट। दूसरा क्या होगा कि हमारे बॉडी में स्वेटिंग होगी। जो स्वेटिंग होगी तो क्या होगा कि वो स्वेट इवापोरेट होगा। अब हमें मालूम है कि किसी भी लिक्विड को जब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसे हीट की आवश्यकता होगी। अब ये हीट स्वेट कहाँ से लेगा? तो हमारे बॉडी के हीट को वो कंज्यूम करेगा और वो इवापोरेट होगा। और जब बॉडी का हीट कंज्यूम हो जाएगा तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टैसिस, हिस्टोपैथोलॉजी एंड दीज आर द एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब क्या हो गया कि डिजीज़ का रीज़न, वो डिजीज़ हमारी बॉडी में क्यों हो सकती है, जेनेटिक कारण से हो सकती हैं, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, या हमारी जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में कुछ माइक्रोब्स आ गए और वो माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गए और डिजीज़ को प्रोड्यूस कर दिया। इस तरह से हम लोगों ने आज ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट किया। दैट इज़ द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसलिए हम लोग आज उसकी स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टॉपिक को दोबारा से स्टडी करेंगे। कुछ और टर्म्स हैं, उन टर्म्स को जानेंगे। उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपने मेन सब्जेक्ट पे, मेन टॉपिक पे आएंगे। मेन टॉपिक मतलब ये नहीं कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज़ द ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन क्यूरिकुलम और दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी है, कोई डाउट है या कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें हमसे। मैं कोशिश करूँगा उन डाउट्स को क्लियर करें। यदि कोई कमी है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ ताकि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल सके इस क्लास को अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच for viewing this video and staying with me for such long duration. Thanks a lot.